हाँ, सलाम नमस्ते हक मौजूद जी सिंह जी लतीफ़। मैं हूँ आपका दोस्त संतोष केसरानी। और जैसे कि आपको मालूम है कि मैं काफ़ी अमेजिंग पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यूज़ करते रहता हूँ और उनसे जानते रहते हैं हम उनकी लाइफ जर्नी। तो आज यकीनन मैं खुश हूँ और रियली वेरी एक्साइटिंग फीलिंग हमारे साथ हमारे उस्ताद मोहतरम सर अब्दुल सिमरो साहब। और मैं तो सबसे पहले सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बीइंग ए प्रिंसिपल ऑफ डिग्री कॉलेज। Thank you very much, Mr. Santosh. I'm very thankful to you that you came here for interview. So it's greatness for us that the student you are looking very excited and intelligent in this regard. So it's my honor, sir. Really, I have no words for your honor. So I first of all I touch your hands and touch your foot, and after I start my amazing interview. No, we appreciate and admire your such steps. So मैं चाहूँगा सर, जैसे कि मेरे पास अल्फाज नहीं है इतने सर की तारीफ करने के लिए। किसी ने कहा कि अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल चीर भी देते हैं, दिल जीत भी देते हैं। तो आइए मिलते हैं सर अब्दुल सिमरो साहब से। तो इनसे जानते हैं इन्होंने अपनी स्टार्टिंग जर्नी से लेके यहाँ तक का जो सफ़र रहा वो कैसे रहा। जी सर। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ संतोष साहब। आप हमारे इस कॉलेज के स्टूडेंट होकर भी बड़े अच्छे इंटरव्यूअर बने हैं, बड़े अच्छे इंटरव्यूज ले रहे हैं। मैंने आपको सुना है सोशल मीडिया पर, बड़ी खुशी हुई कि यहाँ आप आए। आपका सवाल ये है कि मेरी ज़िंदगी का सफ़र तैलीम के हवाले से स्टार्टिंग से लेके जी हाँ कैसे शुरू हुआ। तो हमारा गांव है मोरंग पातू माख्यारो जी, उधर जन्म भी मेरा हुआ। और वालिद साहब जो मेरे थे वो इतने पढ़े हुए नहीं थे, उसके बावजूद भी उनको उसके जो बेटे मेरे भाई थे उनको पढ़ाने का शौक़ था। तो वो मुझे याद है कि अपने कंधे पर मुझे लेकर उस स्कूल पर ले गए, जो उस वक्त के स्कूल ज़ाहिर है तो बिल्डिंग नहीं थी, एक झोपड़ी नुमा स्कूल था। उस वक्त के उस्ताद को उसने कहा कि मेरा बेटा है, आप उनको पढ़ाएं। सच्ची बात यह है कि जब मैं गया तो मुझे बड़ा खौफ होता था पहली बात। हाँ, और उस्ताद को देखकर, बच्चों को देखकर, कभी कभार उनकी थोड़ी सी सख्ती देखकर कंपनी हो जाती थी, खौफ हो जाता था, ट्रेवलिंग होती थी, हाँ डर होता था। तो कभी कभार तो मेरे वालिद साहब ने ये सब चीज़ें देखी, तो उसने कुछ अपने जेब से पैसे उस्ताद को दे दिए। अच्छा, कि इस बेटे को आप क्या करना, थोड़ी सी खर्ची देना, ताकि टाफियाँ देना, ताकि इसमें एक हिम्मत पैदा हो, पढ़ने की जज्बा पैदा हो और वो स्कूल का आदी बन जाए। तो इस तरीके से हमारा स्टार्ट हुआ। तो पहली क्लास, फिर दूसरी क्लास, वही जो एक रूरल एरिया, और उसमें कोई सहूलतें नहीं, लेकिन उस्ताद उस वक्त जो हमारे थे उसका नाम अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे, अब्दुल अजीज नाम था जी। बड़े अच्छे, क्या उसकी राइटिंग थी, पढ़ाने का खूबसूरत अंदाज था, वो हमें बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे। तो उस वक्त की सिंधी, उर्दू, साइंस और ये चीज़ें बहुत ही अच्छी होती थी और उसको हम वो पढ़ाते थे। तो 5वीं क्लास के बाद जब हमने 5वीं क्लास पास की, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो भाई था उसका नाम सखी मोहम्मद है, मेरा ब्रदर, वो पहली क्लास के बाद दूसरी क्लास में आ गया। अब उसके और मेरे दरमियान 4 साल का गेप था, डिफरेंस हुआ। तो मेरे वालिद नहीं चाहते थे कि वो आपको अकेला भी किसी हाई स्कूल में छोड़ दूं 6ठी क्लास में, 7वें इसमें पढ़ाने के लिए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। वो दूसरी में ही आप 6ठी में आ गए? हाँ, मैं 6ठी में आ गया। 4 साल का गेप हुआ। तो इस पीरियड में, इस आयामकारी में मुझे दुख हुआ कि मुझे क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। मैं रोया, बड़ी कोशिश की, उसने मुझे मनाया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अकेला कहाँ छोड़ूं आपको, स्कूल करीब तो कोई नहीं था, दूर दराज थे, जाने में अकेला एक छोटा सा बच्चा कमसन कैसे वो स्कूल जा सकता है, इस दूर अगर कोई 1-2 किलोमीटर हो तो कोई बात नहीं है। तो इस कठिन टाइम के अंदर तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो ये 4 साल का जो मुझे गैप मिला, उसमें वो वालिद साहब जो है वो व्यापारी थे, इस बकरियों वगैरह के लिए वो इधर आते थे। हाँ, इधर उमरकोट आते थे बेचने वगैरह, तो मैं उनके साथ आता था, वो मुझे ले आता था। जब मैं इधर आता था तो इधर के जो किताब लेता था,
जो है अब न्यूज़पेपर वाले हैं, इसके वालिद साहब का नाम मैं भूल गया, वो इस दुनिया से चला गया, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे। वो किताब उनके पास रहती थी। हाँ, तो उस वक्त के नावल, उस वक्त के छोटे से कहानियों की किताब और इंग्लिश के छोटे से किताब, वो मैं हर इतवार को या संडे मंडे को शायद पीर को वो एक पीढ़ी लगती थी बकरियों की, तो उसमें से हम 1 या 2 किताब मैं खरीदता था और जाकर पढ़ता था। तो 3 और 4 साल जो हुए ये मेरे इस तरीके से गुजर गए। जब उसने 5वीं जमात पास की मेरे भाई ने, तो मेरे वालिद साहब, वो मुझे दिन याद है, हम दोनों को लेकर हमारे उस्ताद और अजीज भी हैं, अभी ईडीओ पर रिटायर है, सैयद गुलाम मुस्तफा सुमरो साहब, उनके पास ले गए। वो हवेली जो हमारे गांव से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर था, पैदल वो रास्ता हमें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं इस तरीके से आपको जाना है, वहां जाना है। और जो अजीब बात ये मुझे महसूस हुई, कोई किसान, कोई मजदूर जो गुजर रहा है, उनसे भी हमारी दुआ सलाम करा कि इन बच्चों की इबारत हो कि ये पढ़ने जाएंगे, कोई इसकी तकलीफ न हो, बीइंग फादर उसकी ये जज्बात है। तो वो पहला दिन था, वो मुझे उसी स्कूल में ले गए। वो भी कच्चा कमरा था, साईं उसमें पढ़ा रहे थे, 6ठी 7वीं और 8वीं जमात, ब्राक मिडिल स्कूल हवेली उसका नाम है। जब हम उसने मुझे ABC का सबक पढ़ाया, तो मैं तो पहले ट्रेंड था, तो साईं को मैंने फौरी तौर पर उसके जवाब दिए, बड़ा खुश हुआ, यार आप में अच्छा टैलेंट है। तो एक दिन मेरे वालिद हमारे साथ रहे, उसके बाद वो वापस ले आए और फिर फैसला हुआ कि करीबी गांव साईं वालों का उधर ही हमें छोड़ा जाए, यानी सब सुन। तो फिर इस तरीके से हमारा चलना हुआ, पढ़ना हुआ। तो 6ठी 7वीं जमात हम हवेली में पढ़े। पढ़ना ये हुआ कि एक एडवांटेज हमें बहुत अच्छा वहाँ मिला, वो ये था कि वो साईं जो पढ़ाते थे वो क्लास 1 था, तीनों कमरा 1 था, क्लासेस 3 थे। जब वो पढ़ाते थे तो हमारी नजर बोर्ड पर होती थी, क्योंकि हम तो शरारत नहीं कर सकते, बोलने से उस्ताद पढ़ा रहा है क्लास, तो हम गौर से उसकी चीजों को देखते थे। मुझे याद है कि जब हम 6ठी जमात में थे, तो ग्रामर जो वो पढ़ाते थे या इंग्लिश जो पढ़ाते थे, उनके टेंसेस हमें याद हो गए, क्योंकि वो पढ़ाने का अंदाज, उसकी मिसाल हम देखते थे। तो 6ठी 7वीं तक हम एक्टिव पैसिव और नरेशन तक पहुंच गए, बीइंग ए 7th स्टूडेंट क्लास। तो उसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज का भी आगाज हुआ। तो मैं उस वक्त भी एक आवाज गाने का मेरा अच्छा था, सिंगिंग। तो मोरा बाई का गीत था, वो किसी ने कहा साईं बहुत अच्छा गा सकता है, मेरे नाम पे कहा। तो मैं बड़ा हिजाब कर रहा हूँ, कैसे गाऊंगा कैसे नहीं, के ठीक है तनाव में तो गा सकता था, लेकिन सबके सामने बड़ी मुश्किल पेश आ रही। साईं ने बड़ी कोशिश की, मैं नहीं गा रहा हूँ, उसने एक डंडा उठाया मुझे बहुत सख्ती करने की शुरू की, लेकिन फिर खौफ में मैंने गाना शुरू किया। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। इधर से इससे के बाद मैंने जो है ना वो गाना भी शुरू किया और स्पीचेस शुरू की। और उसके बाद हम 7वीं में साईं गुलाम मुस्तफा चले गए MA इंग्लिश करने के लिए हैदराबाद सिंध यूनिवर्सिटी। फिर हम छोर हाई स्कूल चले गए। अब 6ठी और 7वीं में मैंने पोजीशन फर्स्ट पोजीशन सारे बच्चों से। जब हम 8वीं में आए तो वो हाई स्कूल था और ज्यादा बच्चे थे, कंपटीशन बहुत कंपटीशन पड़ी। तो उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जो मेहनत रही, तो हमने वहां भी उनको शिकस्त दी। तो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं तक हम हाई स्कूल, मैट्रिक हाई स्कूल तक पढ़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और पोजीशन पर रहे। इस बीच में हमने एक मिडिल स्टैंडर्ड का इम्तिहान भी दिया स्कॉलरशिप का, वो भी मैंने पोजीशन हासिल की वहां से। और उसके बाद मैट्रिक में मैं अकेला था बच्चा उधर पूरे सेंटर में, मेरी पोजीशन सेंटर में पोजीशन थी। और चोर, न्यू चोर, भोरनार 3 में नया सेंटर बना था, उसमें मेरी पोजीशन थी। उसके बाद हमने गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज में 88 में मैट्रिक किया हमने, 89 में हम इधर आए। तो फिर यहाँ पर 1 साल में पढ़ा, इधर दूसरा साल भी तो इधर प्रोफेसर गुलाम मुस्तफा सुमरो साहब भी इधर आ गए थे, सिकंदर पठान भी थे और दूसरे सारे पढ़ाने वाले थे। सॉरी लिटरली मैं आपको पढ़ रहा हूँ। आप जब यहाँ आए थे इंटर में, आपने फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन ली, तब यहाँ पे मास्टर प्रिंसिपल कौन था? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल। उस वक्त जो प्रिंसिपल थे वो बड़े मंजे हुए मायनाज अदीब और राइटर थे, प्रोफेसर डॉक्टर गुलशन बिलारी साहब, जिसने पर्शियन में PhD भी की हुई थी। बड़ा अच्छा नाम था, रेडियो पर उनके प्रोग्राम आते थे।
वो प्रिंसिपल थे, बड़े जबरदस्त थे। मैं उनकी एक आपको अगर इजाजत तो मैं उसकी याद नहीं बता दूं आपको। बड़े अच्छे थे। उसके दो वाक़यात मुझे याद हैं। एक मरतबा वो प्रिंसिपल थे, हम क्लास में थे, इधर का कोई पियान था, मुझे नाम याद नहीं है उस वक्त का, वो दौड़ते आए क्लास के अंदर, वो पढ़ा रहे हैं, तो उनका साइंस साइंस साइंस, मैंने बोला क्या साइंस? सर मुख्तार का है। साईं ने उसको ऐसी झटक दी कि मुख्तार कार का आपको पता है ग्रेड क्या है? वो 16 ग्रेड का आदमी है, मैं प्रिंसिपल हूँ 20 ग्रेड का और 19 और 20 का, और वो मुझे बुला रहा है। तो आप इससे खौफ के मारे आप नहीं समझते कि उसका तकद्दुस, उसका ग्रेड क्या, मेरा क्या है? जाओ उसको छोड़ दो, वो बैठ जाए, मैं फिर क्लास लेकर फिर आऊंगा। वो चले, उसने समझा कि मुख्तार का जो है उसका कोई बड़ा दबदबा होता है या ग्रेड होता है। खैर, दूसरी बात ये थी कि जब एक बार तो हमारा क्लास फ्री था, कोई उस्ताद शायद उस वक्त का नहीं आया था, साईं गुलशन साहब वो खुद ही चले आए क्लास में, प्रोफेसर साहब खुद, प्रिंसिपल साहब खुद ने एक टेंस पढ़ाया, मुझे आज भी याद है, प्रेजेंट एयरस टेंस, ज़मान हाल मज़ार, बड़ा शानदार अंदाज में पढ़ाया। तो उसके बाद उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर बहुत बड़ा उसका दस्तरस था, बड़ी अच्छी तालीम देते थे। तो इंटर्न करने के बाद हमें सर्विस मिल गई, गरीब आदमी थे, पुअर फैमिली, तो मैं PhD बन गया, मस्जिद स्कूल टीचर उस वक्त, MST। गुलाम अहमद मेमन साहब उस वक्त DCO थे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर एंड एजुकेशन। तो उस वक्त मसाजिद स्कूल के टीचर्स उठाए जाते थे, तो हमारा जो हमें ऑर्डर दिया गया वो मेरिट पर दिया गया, यानी जिसकी मैट्रिक में A ग्रेड हो और उसका इंटरव्यू लिया गया उसमें से। तो उस वक्त में शायद पॉलिटिकल कोटा भी थी, लेकिन हमें इस तरीके से, तो यहाँ से मेरे तदरीसी अमल का आगाज हुआ। पहला जो प्राइमरी स्कूल मुझे मिला वो गवर्नमेंट बॉय प्राइमरी स्कूल नोई वाबड़ा, यानी कि आप टीचिंग फील्ड में। पहला दिन वो मुझे याद है, मैंने कैसे बच्चों को देखा, उसको समझा और पढ़ाया, अजीब कैफियत हो रही थी। और सर कितने साल हो गए? सर मैं एक बार आपका सवाल जी 89 में। ये आपका एक्सपीरियंस तजुर्बा कितना हो गया टीचिंग फील्ड में? अब तक तो बहुत ज़्यादा हो गया, तकरीबन मैं 89 से लेकर आप अंदाज़ा कर सकते हैं 10 और 31 32 ईयर्स नियरली। सो इस तरीके से 32 साल हो गए। 32 साल। और सॉरी मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी आपके साथ पढ़ा हूँ, आप यानी आप मेरे यहाँ उस्ताद रहे हैं और आपको पढ़ाने का अंदाज माशाल्लाह आपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तो सर अब आप जो उस्ताद होते हैं वो बच्चों की साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं, सही, तो आपको कैसे बच्चे ज़्यादातर पसंद है यानी कि स्टूडेंट्स? जी, क्लासिक टीचिंग में ऐसा होता है कि जब उस्ताद अपने बच्चों पर नज़र रखता है, तो जो आपने कहा कि साइकोलॉजिस्ट उस्ताद सिर्फ पढ़ाने का अंदाज नहीं समझता, उसके साथ साथ बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों का बिहेवियर, बच्चों की IQ, बच्चों की ज़हनी नोयत, बच्चों का जो इथिकल मॉरल जो भी चीज़ें वैल्यूज हैं, उनको न सिर्फ वो समझता है, लेकिन वही उस हद तक उतर कर उनको पढ़ाता है, तो बच्चे की मेंटल लेवल है उस पर आता है। तो इस तरीके से जब बच्चे क्लास में 40 हों 50 हों, तो हम उनकी जो पढ़ाने जा रहे हैं, तो हम उनकी बच्चों की IQ चेक करते हैं, देखते हैं उनकी लेवल क्या है। तो लेवल पर आकर जब आप उनको पढ़ाओगे तो क्या होगा कि बच्चा आपकी बात को फौरन पिकअप करेगा, समझेगा, और बच्चों को कोशिश करके सवाल जो मौजूद पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ ऐसे एग्जाम्पल देने चाहिए जो रोजमर्रा के, यानी जो डेली बेसिस पर बच्चा उनसे इस्तेमाल होते हैं या उनमें गुजरता है, तो वही बच्चे पर ज्यादा पुरअसर और असरअंदाज होते हैं। तो यही क्लासिक के अंदर बच्चों के बिहेवियर के मुताबिक, उनकी साइकोलॉजी के मुताबिक पढ़ाने से बेहतरीन किस्म का जो मैसेज है वो बच्चों की तरफ ट्रांसफर हो सकता है। सर एक और सवाल मैं करूँगा, क्योंकि एज आप प्रिंसिपल हैं और ज़्यादा कुछ इसको जानते हैं, 31 साल का आपका तजुर्बा है, तो आजकल की जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हम ऐसा इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस लेके आए? आजकल टेक्नोलॉजी भी आपको पता है कितनी आगे है, तो ताकि वो बेहतर तरीके से समझ पाए और उसको पिकअप करें। जैसे कि अभी आप बता रहे हैं, आपने सारी चीज़ें समझी, तो प्रोफेसर का अंदाज पढ़ाने का कुछ चेंज होना चाहिए या स्टूडेंट का कुछ चेंजिंग क्या आनी चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि आज जो है ना वो एक नई चीज़ें आ गई हैं, यानी मेथड्स भी चेंज हो गए हैं। मॉडर्न कम्युनिकेशन के हवाले से जो हमें
पढ़ाने के गुर हैं, जो पढ़ाने के अंदाज हैं, पढ़ाने के तरीके हैं, वो जाहिर है जदीद दुनिया के साथ साथ तब्दील करने की बहुत ज़रूरत है। इस वजह से हमारा यहाँ जो अब टेस्ट सिस्टम है वो मॉडर्नाइज होता जा रहा है। जब पहले हम तो थ्योरेटिकली लिखते थे, बहुत ज़्यादा बच्चों को लिखने में जो है 3-3 घंटे 4-4 घंटे एक जवाब लिखना, 4 पेजेस पर एक सवाल का जवाब, दूसरा ये, यानी बहुत टाइम लगता था लिखने में। तो अब थोड़ा सा ये चेंज हुआ है कि यूनिवर्सिटीज में जो हमारी ये टेस्ट हो रही है, एंट्री टेस्ट, तो उनका मयार जो है ना वो एमसीक्यूज के ऊपर है। तो एमसीक्यूज में सवाल आते हैं, वो क्या करते हैं कि बच्चे के जहनी असेसमेंट को उनको देखने के लिए ऐसे सवाल किए जाते हैं ताकि बच्चे ने अगर कुछ न कुछ पढ़ा हो तो वो फौरी तौर पर उसका जवाब दे सकता है। तो इसमें फिगरेटिव भी होते हैं और क्वालिटेटिव भी होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वेश्चन होते हैं, तो ये उसके सवाल के पर मबनी होता है। तो उस्ताद को जो आपने कहा कि जदीद तर्ज पर पढ़ाने का अंदाज यही होना चाहिए कि बच्चे को शॉर्ट में डिफाइन करे और फिगरेटिव जो चीजें उनको भी, और उसके साथ साथ क्वालिटेटिव हैं, जो एक सवाल, एक जो लाइन आ रही है उसमें से बच्चे को एक वर्ड जो हम दे रहे हैं उसके ऑप्शंस में, तो उन सारी लाइन को वो एक ही जवाब डिफाइन कर रहा हो। तो इस तरीके से आप जब ये पैटर्न बच्चे को देंगे तो बच्चा किसी भी टेस्ट में नाकाम नहीं होगा। ग्रेट सर। अच्छा, उसके अलावा सर आप अदब की दुनिया में आपने कब पाँव रखा और क्यों रखा, क्यों अदब में गया? बहुत अच्छा सवाल है। अदब के हवाले से जब हम 8वीं क्लास में पढ़ते थे हाई स्कूल के अंदर, तो बड़े आर्टिस्ट राइटर है हमारे उस्ताद थे, अभी हैं साईं अरबाब नेक मोहम्मद, वो अरबी टीचर थे। क्लासेस में तो साईं आते थे, लेकिन जब वो आते थे ना क्लासेस में तो लिखने पढ़ने का शौक दिलाते थे, यानी लिटरेचर। तो उसका एक थर के मुतालिक कोई किताब था, छोटा सा मैगजीन था, वो मैंने पढ़ा। उसके बाद मेरा एटीट्यूड हुआ कि कुछ लिखना पढ़ने का शौक पैदा हो। तो इसी तरीके से जब मैं मैट्रिक किया तो फिर मजमून लिखने शुरू किए और आहिस्ते आहिस्ते छोटे से मजमून मैगजीन्स में आए, उसके बाद अखबारों में मैंने लिखना शुरू किया। तो इस वजह से हम इसी तरफ जो है वो लिखने की तरफ सफर करते हैं। Who's your favorite writer? आज का फेवरेट राइटर शुरू में हमारे यही थे, साईं अरबाब नेक मोहम्मद थे, एजाज थे और हैं भी, एजाज मंगी साहब जो बड़े राइटर थे सिंधी में, ये बड़े अच्छे हैं। अमर जलील को मैंने डान में पढ़ा, बहुत अच्छा सिंधी में भी, और वो भी बड़े अच्छे राइटर हैं और ये बड़े खूबसूरत। सही। एक और सा सवाल मैं आपसे करूंगा क्योंकि मैं उनसे ज़्यादातर मुतासिर हुआ। रसूल पलियो साहब हमारे सिंध के दानिश्वर हैं, तो उनके हवाले से क्या आप कुछ जुड़े गए? पलियो साहब की जो तकरीर है, अच्छा, वो मैं बहुत मुतासिर हूँ। तहरीर की मैंने किताब पढ़े हैं एक दो। मेरे ख्याल में मेरी अपनी सोच है कि उनकी जो स्पीकिंग जो है, जो उसके अंदर स्किल्स हैं वो बड़े अच्छे हैं। वो क्योंकि लोगों के जहनों पर वो उसके अल्फाज उतर जाते हैं, वो अपना मैसेज बड़े अच्छे तरीके से कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है। सही। सर, मैंने आपकी भी स्पीच सुनी है और जब आप बात करते हैं या कुछ कहते हैं, कुछ शेर वगैरह पढ़ते हैं, तो बहुत ही एक पोलाइट वे से, तो आप किससे मुतासिर हैं, आप किससे सीखे ये तरीका जो आप अभी करते हैं या स्पीच देते हैं? ये तरीका हम जो बात करने का है, तो ये मुख्तलिफ प्रोग्राम में हमने देखा है। जब कोई सोशल, कोई कल्चरल प्रोग्राम होते थे, काफी लोगों को सुनते हैं, एक से हम नहीं मुतासिर हुए, काफी लोगों से। फिर आस्ता आस्ता हमने देखा कि जब कोई बात करने जा रहा हो तो बात को कोटेशन से, एग्जाम्पल से और पोइट्री से अगर आप बेहतर करेंगे तो वो बड़े अच्छे अंदाज में लोग सुनेंगे भी और वो उसको लेंगे भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं सब ऐसी कॉलेज के स्टूडेंट हूँ, हमारे मौलवी साहब हमें पढ़ाते थे। वो आने से पहले हमें लतीफ़ सर का बेत सुनाते थे। वो कहते थे, लांगा लजना चई वेठो वात विञाई, तमा सदी तनड़ी घर घर विञाई, लांगा वनी न उलाई, ये तमा लेते जी। तो इस तरह से वो हम बेत आप कह रहे थे डेकोरेट करें। अच्छा, सवाल ये था कि हम कोई भी स्पीच देते हैं, स्पीच मोटिवेशनल स्पीकर तो काफ़ी है, लेकिन वो हम कैसे करें, वो हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी पैदा करें ताकि हम वो बात करें, उसको घर जाने के बाद वो बात नहीं भूले। हम ऐसी बात करते हैं, अभी आप हम बता रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं, लोग सुनेंगे बाद में खत्म, लेकिन हम ऐसी कोई बात करें कि उसके दिल में बैठ जाए, उस दिल में घर कर जाए। जी, ये अच्छी सही बात आपकी। देखिए, आप जब हम पढ़ा रहे होते हैं, जब आप कोई वाकया सुनाएंगे, कोई स्टोरी टाइप का, कोई नावल के अंदाज का, या कोई, तो बच्चे देखिए बड़े गौर से सुनते हैं। कहानियां। अगर आप कोई जो
बुक के हवाले से या साइंटिफिक जो भी थ्योरीज हैं बताते हैं या कोई और, तो वो इतने इंटरेस्टिंग में नहीं लेते। तो बात करने का यही है कि जब आप बात करने जा रहे हो तो उनके साथ साथ उन ही की चीजों को सामने रखकर ऐसे मिसाल दिए जाएं, ऐसे वाकयात सुनाए जाएं, ऐसे कोटेशन सुनाए जाएं और उसके साथ साथ शायरी के भी लाइनें सुनाए जाएं, तो बच्चा ताकि आपकी तरफ मुतवज्जह हो। तो ये अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन स्किल है। ठीक है, तो ये जब आप उसकी लेवल की बात करेंगे, कोई उसको इवेंट, कोई इंसिडेंट, कोई एग्जाम्पल आप उनको सुनाएंगे तो बच्चा फौरी तौर पर आपकी तरफ होगा, तो आप अपना मकसद जो है वो अच्छे तरीके से कन्वे कर सकते हैं। तो शायरी की बात कर रहे थे सर, आपने भी कभी शायरी कोई लिखी या ज्यादातर कौन सा आपका फेवरेट शायर है, किसको आप पढ़ते हैं? मैंने शाबरती भिटाई ज्यादा पढ़ा है, शेख अयाज, उनको भी, इन दोनों को मैंने, उस्ताद बुखारी उनको भी पढ़ा है, तो ये शाबरती है। सर का पढ़ने का अंदाज जो है मैं उनसे मुतासिर, तो कोई सर एक आपका जो पसंदीदा शेर वो आप पढ़ के सुनाया? सिंधी में? जी जी, श्योर सिंधी में। कंडा पेरे तोणे लख लगन, शाबरती भिटाई रहता है सुर ससुई। कंडा पेरे तोणे लख लगन, आंगुर आंगूठी नमुड़े छिपू पेर छिन, वींदी दाह पेरन जुती जात न पाए। ग्रेट सर, जबरदस्त। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज ट्रांसलेट किए, हमारे जो गेस्ट हैं वो अच्छी तरीके से समझ। शाबरती भिटाई इसमें कह रहे हैं कि ससुई अपना जो खावन पुनू है उसके हवाले से, वैसे तो इसकी दूसरी माना रूहानियत में ये होती है कि ससुई इंसान है, पुनू जो है अल्लाह तबारक तआला है। तो ससुई जो है वो कहती है कि अगर मुझे कितने भी ये थॉर्न से ये अपने पाँव में लगे हैं कांटे तकलीफ हो, लेकिन मुझे इनकी परवाह नहीं। कंडा मुंह पेरे तोड़े लख, कितने लाखों की तादाद में क्यों कांटे चुभ जाएं अपने पाँव में, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। आंगूर आंगूठी न मुड़े छिपू पे, उंगलियां मेरी फट जाएं, टूट जाएं और उसमें सुराख भी, तकलीफ भी हो, अजियत भी हो, वो उसकी मुझे परवाह नहीं। कितनी वो छिपू पैर छिनन वींदी दा, हाँ वींदी छुपू पे वींदी दाह पिरन जुती जात न पाया। लेकिन जो पत्थर हैं ये मेरे पाँव को तोड़ते हैं, खून रेज हो जाए पाँव, तो उसकी, हाँ चप्पल नहीं पहनूंगी, जूते नहीं पहनूंगी, लेकिन मैं अपने उसके पास, उसका असल मकसद खावंद है, और अगर उसकी रूहानी माना मिलेंगे तो अल्लाह तबारक तआला की जात है। जब उनसे मोहब्बत है, उनसे कशिश है, तो हमें ये चीज़ें जूते की या लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर में एक टारगेट है, वही हमें हासिल करना है। आप उसको किसी भी लेवल पे ले आ सकते हैं, अपने कोई टारगेट सेट करके, तालीम का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो आप इसी तरीके से हासिल करेंगे। जब किसी काम से आपकी मोहब्बत होगी तो ये मुश्किलात हैं। बिल्कुल आपने सही बताया सर, बिल्कुल। और लतीफ़ को आपने जिस तरह कह रहे हैं पढ़ा है, तो सर लतीफ़ ने मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ों के बारे में उसने शायरी की है, तो लतीफ़ की हिस्ट्री क्या है, पहले वो क्या थे? शाबरती भिटाई रहमतुल्लाह अलैह तो बड़े बुजुर्ग थे, अपने शाहबीब के पास जो बेटे थे, और उस वक्त कलड़ों का दौर था सिंध के अंदर, तो उनके आमने जामने आपस में जो राब्ते होते थे कलड़ों के, ये बुजुर्ग हस्ती थी, ये तो हेरात से आए थे, इधर हाला हवेली के करीब उनका जो है आपने पढ़ा था, तारीख में पढ़ा होगा। तो उसके बाद उनकी एक किताब लिखते हैं कि बादशाह कलड़ों के अंदर किसी एक लड़की को तकलीफ हो गई, तो इस बुजुर्ग की, उसके वालिद साहब की रूहानियत के या कोई तावीज़ वगैरह लेने के लिए या दुआ शफा लेने के लिए उनको ले आते थे। तो एक मतलब शाहबीब नहीं थे, अच्छा शाह लतीफ जो है ना, वो उनको लेके गए। तो जब उसने उसको उसकी इंगुली को पकड़ा, अच्छा, तो जैंजी चीच सैयद हथ तक लह न कुलो, तो यहाँ से होंगे चोट लगी, मजाजी इश्क से, हकीकी इश्क की तरफ आए। तो इसी तरीके से उसने फिर भी शायरी शुरू की, और यहाँ से उसका जो रूहानियत का आगाज हुआ। ग्रेट, जबरदस्त। तो सर मेरा सवाल ये था आपसे कि जिस तरह से आप इतनी मंजिल लेके आए, आपने कभी गोल सेट करना, काफ़ी हमारे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि आप कोई भी अपना काम करें तो अपना गोल सेट करें, अपना मकसद सेट करें, तो आपने क्या ये सोचा था कि मैं प्रिंसिपल बनूंगा? हाँ, तो ये दुआओं से कुर्सी मिल गई आपको? हाँ, नहीं, ऐसे होता है कि इसमें से ज़ाती तौर पर तो मुझे इतना कोई शौक नहीं था, तो मुझे ज़्यादातर पढ़ाने का शौक रहा है, एक बात।
और जब हाई स्कूल में भी रहा हूँ 14 साल मैंने इंतजामी तौर पर मैं एज ए हेडमास्टर रहा हूँ हाई स्कूल के अंदर। लेकिन ये तो मेरा ज़ाती कोई शौक हो कि मैं फौरी तौर पर प्रिंसिपल, ये नहीं था। ये इस कॉलेज के जो असातिज़ा हैं जो मेरे साथ टीम में काम कर रहे हैं, इनकी कोशिश थी और शौक भी था कि आप जैसा अगर आ जाए तो हम कॉलेज को बेहतरी की तरफ ले आ सकते हैं। लिटरली रियली तो ये इज नॉट माय पर्सनल विश, यानी कि आपने कोई अपना गोल सेट नहीं किया। ज़बरदस्त। तो यार लिटरली काफ़ी लोग खुश हुए और मैं भी खुश हुआ हूँ, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ को चलाने के लिए अगर वो काबिल एहतराम इंसान होता है। सवाल सर मैं थोड़ा सा मुश्किल करने वाला हूँ आपसे। ज़िंदगी में काफ़ी ऐसी जगह पे हम आ जाते हैं, वहाँ पे हम किसी चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को छोड़ दें, काफ़ी हर्डल्स आते हैं, काफ़ी तकलीफ़ें आती हैं, आंखों में पानी आता है। तो आपकी ज़िंदगी में क्या वो लम्हे आए और उस लम्हों से आपने कैसे अपने आप को निकाला? जी सर। ज़ाहिर है ये दुनिया है, ये ज़िंदगी है, ये इसमें मुश्किलात भी है, आसानियाँ भी हैं, आते रहती हैं। कई मरतबा ऐसी चीज़ें आई हैं ज़िंदगी का दूसरा ज़िंदगी में। हाँ, ज़िंदगी में 3-4 चीज़ें ऐसी आई हैं जो बड़ी मुश्किल भी हुई। 1-2 मरतबा जो है मैं तकलीफ़ के अंदर गुजरा हूँ, बिल्कुल एक चीज़ को सामने भी देखा है, मुश्किलात को, और ख़ास तौर पर मैं कैद भी रहा हूँ जेलों के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन एक चीज़ ने मुझे बड़ा मजबूत बनाया है कि जो भी अल्लाह पाक की तरफ से होता है वही होगा। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक इंसान के लिए आजमाइश होती है। तो आजमाइश में वही जो है कामयाबी का सफ़र तय करता है जो सब्र से और शुक्र से करता है। शुक्र अदा करना बड़ी कामयाबी। हाँ बिल्कुल, सब्र से जो है ना, इस्तकामत से, इसी तरीके से जब वो काम सफ़र करता है तो मुश्किलात ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। सही। तो सर अब बेसिक सवाल भी मैं आना चाहता हूँ कि जिस तरह से अब आपकी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्रिंसिपल ऑफ डिग्री कॉलेज, तो अब क्या आप डिग्री कॉलेज को एक मिसाली कॉलेज बनाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के प्रोफेसर क्या करना चाहते हैं? क्या आपके सेटअप है? बस इंशाल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है कि ये डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा कॉलेज है। एक हम इसको मुनी यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। मुनी यूनिवर्सिटी, बिल्कुल राइट। यहाँ पर हमारी ये कोशिश होगी कि हम इस कॉलेज को एक बेहतरीन और मॉडर्न कॉलेज बनाएं। इस हवाले से हमने इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जैसे असेंबली, जैसे हमने यूनिफॉर्म का कह दिया, बच्चों को वो ले रहे हैं। उसके साथ साथ हम टेस्टिंग ले रहे हैं, क्योंकि आज जो है जो प्राइवेट इदारे जो आगे बढ़ रहे हैं उनका एक मेन रीज़न जो है वो एक उनका एक बेहतरीन टेस्ट सिस्टम है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे कॉलेज के अंदर वही टेस्ट सिस्टम हो, टेस्टिंग सर्विस हो। हाँ, मंथली, वीकली। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम MCQ टाइप की जो बेहतरीन ORM के तहत जो टेस्ट ली जा रही है, उसके में क्या हो रहा है कि फौरी तौर पर रिजल्ट उधर की उधर आती है। हाँ, उसमें से हम दे सकते हैं। वो आप इसलिए कर रहे हैं कि जो बच्चे का जहन मजबूर हो जाए उसको पढ़ने की। हाँ, सॉफ्टवेयर हमने रखा हुआ है, हमारा असर काम कर रहे हैं। अभी एजुकेशन मिनिस्टर ने पिछले विजिट किया था, उनको हमारे असातिज़ा ने जो हमने एक बनाई हुई है टेस्ट कंडक्टिंग कमेटी, उन्होंने उनको साईं को एक दिखाया कि सर ये जो रिजल्ट है इसमें कोई करप्शन, किसी को अपनी तरफ से फेवरेटिज्म नहीं है, और इसमें जो भी बच्चे ने जो भी पेपर लिखा है उसमें जो गोल जो है उसके ऑप्शन हैं उसको शेड किया हुआ है, राइट है, तो वही उनको नंबर मिलेंगे। वो तो उधर उनको दिखाया गया। तो ये सिस्टम है। आगे जाकर यूनिवर्सिटियों के अंदर इसी तरीके से ये पेपर इस तरीके से आते हैं। तो बच्चों को जब हम इनिशियल बेसिस पर तैयार करेंगे तो यकीनी तौर पर वो आगे बढ़कर बेहतरीन यूनिवर्सिटियों के अंदर अपना जो है मकासद या जो भी तालीम वो हासिल करना चाहते हैं वो इजीली उन पर पहुंच जाएगी। बिल्कुल सर। सर जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे काफ़ी चीज़ों की यहाँ पे कमी पेश आई। मैं किसी को, आपको पता है कोई किसी की बात नहीं मानेगा, लेकिन अब उसके साथ जैसे आपने भी टेस्ट का लिया है, असेंबली का लिया है, अब लोगों को हमें स्टूडेंट को प्लांटेशन के लिए भी करना चाहिए। उसके बाद हमारी जो टैलेंट है बच्चों में, अगर जो आते हैं सिर्फ हम पढ़ने पे ध्यान देते हैं, उसके अंदर जो टैलेंट है या उसके अंदर वो सिंगिंग, उसके अंदर वो राइटर भी है, काफ़ी छुपे हुए टैलेंट होते हैं। तो उसको सर एक छोटा सा क्या, तो हमने क्या किया है कि पहली फुर्सत में हमने जो मीटिंग किया असातिज़ा से, उनमें हमने 2 चीज़ों पर बड़ा फोकस किया हुआ है। एक करिकुलर एक्टिविटीज पर, जिसमें मैंने बताया आपको टेस्ट से, ठीक है, इस बुनियाद पर लेसन प्लानिंग है और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, असातिज़ा क्या पढ़ा रहे हैं, ये अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ जो बड़ी है को करिकुलर एक्टिविटीज, जिसमें से हम बच्चों के अंदर जो एक हिडन टैलेंट है, छुपा हुआ टैलेंट है, उसको जाहिर करने के लिए, जैसे क्विज कंपटीशन, जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, नेशनल है, रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, हम चाहेंगे कि इन
दिनों पर खुसूसन बच्चों को यहाँ पर स्टेज मुहैया करें, उनको तकारीर उनकी कराएं, उनके उनके अंदर का इजहार जो है वो अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिए। हाँ, अच्छा प्लेटफॉर्म दें ताकि वो खुद अपना इजहार कर सकें जी। तो उसमें से बहुत तरीके हैं, ड्रामे हैं, मज़ाहिया खाके भी हो सकते हैं, सॉन्ग्स हैं और स्पीचेस हैं। तो इस तरीके से कि उनके अंदर में एक टैलेंट हो, बच्चा कल जहाँ भी बाहर जाए तो एक परफेक्ट हो, उसके अंदर एतमाद हो, खुद एतमादी हो, तो वो अपना अच्छा किरदार। जबरदस्त। और मैं दूसरी बात ये बताना चाहूँगा, जिस तरह से अभी कैमरा हमारे सामने है और ऑन है, काफ़ी लोग सर इस पे आने से डरते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े जो स्पीकर हैं वो भी आने के लिए घबराते हैं। तो आपने जिस तरह से बताया कि हम जब पहली मरतबा आपने स्पीच दी थी तो आपके पाँव आप खुद परेशान होंगे, तो इसीलिए आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हम इसी तरह से प्रोग्राम करते रहें और बच्चों के अंदर ये भी एक टैलेंट पैदा हो। अब ये जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इससे आप बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहें? इससे हम क्या, यूट्यूब जो है दुनिया का सबसे बड़ा उसका, ये बहुत ही आज के दौर के अंदर काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए जो अगर इसका पॉजिटिव यूज़ करें, यूट्यूब के अंदर लेक्चर मौजूद हैं। अगर 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 मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो अगर ये ज़रूर नहीं है कि मेरी बात तो वो ये समझ लें, उनके पास बहुत अच्छे सोर्सेज मौजूद हैं, कम्युनिकेटिव सोर्सेज हैं, जिसमें से जो आपने बात की यूट्यूब की, वो लेक्चर बड़े अच्छे मौजूद हैं। हमारे इलाके मुल्क के हैं, बाहर वाले मुल्कों के असातिज़ा के हैं, बहुत प्रोफेसर्स के लेक्चर्स हैं। तो अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है, उसको पढ़ने का शौक और जज्बा मौजूद है, तो मैं नहीं समझता कि उनके लिए कोई दिक्कत होगी, तो वो शौक से ये चीज़ें ले सकता है। सॉरी, मैं थोड़े से नाम लेना चाहूँगा। जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं, खान अकेडमी है सर, उनके CEO का नाम है सलमान खान, जो पूरी दुनिया को पढ़ा रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि हमारे जो अब प्रोफेसर हैं उनको ये बताया जाए कि यूट्यूब, गूगल असिस्टेंट हमारे मोबाइल में मौजूद होती है। वो हमें, अगर हम उससे कोई भी सवाल करें वो हमें जवाब दे देती है। कभी हम उनसे सवाल करते भी नहीं है भाई, हम पढ़ते इसलिए हैं कि ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान का ये सेट बना हुआ है कि हम पढ़े इसलिए कि हम नौकरी में। आप इससे मुताबिक एग्री? नहीं, सिर्फ पढ़ने का ये मकसद नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि है इतना 50% तो इन लोगों का जहन ये, हाँ यही है। हाँ। समाज में ज्यादातर लोग हैं वो जो अनकॉन्शियस हैं, समझते नहीं, नाशऊर हैं, तो उनको ये सिर्फ ये होता है कि हमारे पढ़ने का मकसद ये है कि हमें सिर्फ सर्विस मिल जाए, रोजगार मिल जाए। ये नहीं है। पढ़ने का असल मकसद है कि इंसान के अंदर के एक इकरार हो, एक शऊर हो, एक पहचान हो। तो जब आप एक पढ़ा लिखा आदमी होता है, वो अपने कल्चर को समझता है, अपने हर एक मर्द और औरत के लिए। लेकिन अब आजकल का जो तैलीम का निज़ाम, जो शक्ल जो एक पूरी बनाई हुई है, वो थोड़ी चेंज है। हाँ। वो चाहते हैं। तो इससे क्या है कि हमारी यही है कि पढ़ाने के अंदर अंदर असातिज़ा भी और सारे जो पढ़ाने वाले हैं उनको गुजारिश होगी कि वो बच्चों को पढ़ाने से कोई ज़्यादा हासिलात नहीं। जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर में हो, तो मेरी बात से बच्चे में कौन से वैल्यूज डेवलप हो रहे हैं, कौन से अकदार हैं, वो उसके मुस्तहकम हो रहे हैं। तो ये चीज़ जब ज़हन में रखकर असातिज़ा पढ़ाएंगे तो बच्चे में काफ़ी तब्दीली आएगी। तो सर, आप कौन से मुल्क घूमे और कौन से मुल्क घूमना चाहते हैं? इतने बड़े तो मुल्क हमने नहीं घूमे, लेकिन दुबई एयरपोर्ट पर हम गए थे एक मरतबा, 2 मरतबा सऊदी अरब जाना हुआ हज और उम्र करने के लिए। तो ये छोटे से एक सऊदी को काफ़ी देखा है। अब कोई ख्वाहिश है कोई मुल्क देखने के लिए, कोई ख्वाहिश? हाँ, बस ख्वाहिश है कि किसी मुल्क को एजुकेशनल बेसिस पर देखा जाए, एजुकेशनल टूर हो या कोई रिसर्च हो या इस तरीके से कोई प्रोग्राम हो। तो हम चाहते हैं कि यहाँ किसी मुल्क को देखें, उसकी तैलीम को देखें, उनका मयार देखें और उनके पढ़ाने के तरीके देखें और यूनिवर्सिटियों का डिसिप्लिन और सिस्टम देखें। तो ये है। तो चाइना और जापान की एजुकेशन के मुताबिक आप कुछ पढ़ें, उनकी जो सिस्टम है वगैरह, शायद अगर आप जापान और उसकी तो ज़्यादातर तो हमें इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन उनका डिसिप्लिन और टाइम टेबल के बारे में हमने ज़रूर सुना है कि हमारे दोस्त थे वो जापान के अंदर गए, टोक्यो के अंदर उसके होटल में बैठे हुए थे। जब 8 का टाइम था सुबह, शायद उसने खिड़की में देखा कि लोग बड़ी तेज़ी से बड़ी रश में भागते हुए जा रहे हैं। तो उनको महसूस हुआ कि यहाँ कोई या तो अर्थक्वेक को आ गया है या कोई जंग का समा। तो उसने फौरी तौर पर बेल दी, तो बेरोजा होटल का वो आ गया। उनसे पूछा कि यह क्या हो गया, बाजार में लोग दौड़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला आप पहली मरतबा आएंगे कि ये ऑफिस का टाइम है, हर एक अपने पंक्चुअल टाइम पर, हाँ, पियान हो या प्रोफेसर हो, डिप्टी कमिश्नर हो या सेक्रेटरी हो, बिल्कुल अपने टाइम पर पहुंचेगा।
वरना उसके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। सही। तो ये अच्छी बात है। ऐसे कानून जब पर अमल हो हाँ। तो हमारे मुल्क के अंदर भी और हमारे इदारे भी बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। सर ये आपने बात बताई, इस पे मुझे एक वाकया याद आ गया। आप इंग्लिश का पीरियड ले रहे थे, आई थिंक कुछ इस तरह सा वाकया हुआ था और क्लास में सबसे पहले मैं ही भागा था कि कोई। तो सर सुना था कि चाइना में जो रूल रेगुलेशन ये है कि मैट्रिक जो बच्चे आते हैं उनको वॉशरूम साफ वही करते हैं सब। हाँ ठीक है, इससे क्या होती है उनकी में मर जाती है। उसके अंदर अना तकबर हसद या ऐसी चीजें में एगोइज्म वो खत्म हो जाती है। क्योंकि ये अच्छा वजीर आजम भी ऐसे करता है, उनका जो बड़ा अफसर है वो भी ऐसे करता है, जमीन में काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, उसमें एक एहसास होता है। जब आप उनको बड़े अफसर को भी, ब्यूरोक्रेट को भी, पॉलिटिशियन को भी, कोई किसी कैपिटलिस्ट को भी जब ऐसे छोटे कामों में इन्वॉल्व करेंगे तो उनको एक रियलाइजेशन होगी, एक फील एहसास होगा कि जो इन गरीब कैसे काम करते हैं और कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं। अच्छा सर, इसी तरह से हमारे पीएम साहब ने जो अभी इनिशिएटिव लिया था प्लांटेशन का, उसके बाद हमने कितने पौधे लगाए हैं, हमारे पाकिस्तान में कितना बड़ा काम हुआ है। तो इससे ये जाहिर होता है अगर कोई बड़ा लीडर, जिस तरह से अगर आप प्रिंसिपल हैं, आप इतना छोटा काम कर लेते हैं, तो हाँ आपसे हमें इंस्पायरेशन मिलेगी कि हमारा प्रिंसिपल साहब ये काम कर रहा है तो हमें काम ये करने में क्यों शर्म महसूस हो। सही है। तो जाहिर है तो हर डिपार्टमेंट का जो हेड है उनका बड़ा रोल होता है। सही। अगर वो अच्छे स्टेप्स लेगा तो उन इदारे की बेहतरी होगी। तो प्लांटेशन की बात है तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारी जो है आलूदगी की ख़त्म होने का यही है, जितनी ज़्यादा प्लांटेशन होगी इतनी खूबसूरती और ब्यूटी बढ़ेगी। तो हम चाहेंगे कि अपने कॉलेज में प्लांटेशन हो और जो भी दरख्त हैं उनके साथ साथ नए दरख्त लगें, खूबसूरती हो, ग्रीनरी हो, बच्चे खुशगवार मूड में पढ़ें और देखें, बैठें और एंजॉय करें। रियली लिटरली मैं बहुत खुश हुआ सर आज आपसे मिलके, आपसे, यानी कि मेरी खुशनसीबी है। आई एम रियली वेरी लकी कि मैं आप महान शख्स के साथ आज मौजूद हूँ। अब्दुल रऊफ सुमरो साहब जो अब ताज़ा डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हुए हैं, और मैं सर आपके लिए थोड़ी सी मदद करना चाहूँगा अगर आप हमें सपोर्ट करें कि मैं इस कॉलेज को, मेरा जो 100%, काफ़ी लोग जो आगे चले जाते हैं वो अपने पीछे बैकग्राउंड भूल जाते हैं, लिटरली आपको पता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कॉलेज है और मेरे कॉलेज के लिए मैं जो पढ़ा हूँ, मेरी जो है ना वो देना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लांटेशन के हवाले से वगैरह वगैरह। तो अगर नहीं बड़ी खुशी हुई। तो हमें ये आपका बहुत अच्छा ही किरदार होगा जब आप इस कॉलेज में पढ़ गए हैं। तो सही बात है, काफ़ी लोग यहाँ से पढ़ जाते हैं लेकिन पीछे मुड़कर देखते नहीं हैं। लेकिन आपको ये एहसास हुआ कि मैं इस काम में आपका हाथ बटाता हूँ, तो हम बिल्कुल आपको वेलकम करेंगे। बड़ी खुशी होगी कि आप प्लांटेशन में हमारी मदद करें। हम इस कॉलेज को एक ग्रीनरी कॉलेज, एक खूबसूरत कॉलेज बनाने जा रहे हैं। तो ये आपका साथ यकीनी तौर पर बड़ा ही बेहतरीन होगा और आपका नाम भी तारीख में अच्छे अल्फाज में लिखा जाएगा। नाम बड़े लोगों का होता है। लिटरली लास्ट हम मैसेज लेना चाहेंगे सर अब्दुल रऊफ साहब से। सो क्या पैगाम है हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए, हमारे दोस्तों के लिए? जी, पैगाम यही है कि हर एक आदमी जो भी जिस भी फील्ड में है वो अपने नियत से, इखलास से, सच्चाई से और कमिटमेंट से काम करे। तो ये मुल्क, ये समाज, ये कम्युनिटी तरक्की की राह पर गामजन हो सकती है। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। गिला हमारी जो करे सो मित्र हमारा है, गिला हमारी जो करे सो मित्र हमारा है, आप जाए नर्क में पाप हमारा धोए। आपके थैंक यू सो मच, आपने देखा और सुना। आपका दोस्त संतोष केसरानी, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिनिश कर